हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़रे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम लिया गया था 2021 में, हम उसका वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के थे। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 होगा, लास्ट पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें पहले 75 क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 रहेगा एंड मोस्टली क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पे रहने वाले हैं। मोस्टली क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रहेंगे। स्टूडेंट, आपने चारों पार्ट का डिटेल सॉल्यूशन देख लिया होगा, आपने खुद भी एनालिसिस कर लिया है, और एक एनालिसिस वीडियो मैं आपके लिए जरूर अपलोड करूंगा इस यूट्यूब चैनल पे, और आपका ऐप के ऊपर भी अपलोड कर दी जाएगी। तो पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। पहले तीनों पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। स्टूडेंट, अगर आपका ड्रीम है हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, जो कि बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है यहाँ पे, है ना, अपने आप में पोस्ट भी बहुत जबरदस्त है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी अच्छी आई है, तो पढ़रे केमिस्ट्री ऐप पे कोर्स अवेलेबल है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर पेपर का आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोर्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो स्टूडेंट, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ओजोनोलिसिस का 11-12th लेवल का क्वेश्चन बोलेंगे। इन द रिएक्शन ऑफ सीक्वेंस, अल्कीन आपको नजर आ रहा है और इसका आपने ओजोनोलिसिस करना है। स्टूडेंट, ओजोनोलिसिस काफी इजी है अगर आपको कंसेप्ट के बारे में पता है। डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए और दोनों को आप सी डबल बॉन्ड ओ दे दीजिए, है ना। क्या किया जाता है भाई, यहाँ पे ये जो आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इसको ब्रेक कर देना होता है, और इसको भी सी डबल बॉन्ड ओ देना होता है, और इसको भी सी डबल बॉन्ड ओ देना होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपका CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। तो यहां पे देखिए, जब आप इस यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसको डबल बॉन्ड ओ देंगे, तो ये बनेगा एसीटोन, इसको बोला जाता है एसीटोन। और साथ में जब ये देखेंगे आप, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है CH3 सी डबल बॉन्ड OH, और इसको बोला जाता है एसिटल्डिहाइड। इसको क्या बोला जाता है आपका, एसिटल्डिहाइड। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो आना था ऑप्शन नंबर बी, कि यहां पे X जो होगा वो एसीटोन होगा एंड Y जो होगा वो एसिटल्डिहाइड होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एसीटोन और इथेनॉल बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके बाद प्रोपेनॉल इथेनॉल बन जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, और प्रोपेन ऑल बन जाए एंड इथेनॉल बन जाए ये भी पॉसिबल यहां पे नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ओजोनोलिसिस का बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। स्टूडेंट, ये भी 11-12th लेवल का क्वेश्चन है। द गिवन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, इसमें आपको दिख रहा है बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। क्या दिखाई दे रहा भाई आपका, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट है। जब आप बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन करवाते हैं Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और यहां पे आपका क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, इस रिएक्शन को बोला जाता है सैंडमियर्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, सैंडमियर्स रिएक्शन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट याद रखनी होती है स्टूडेंट। इस पेपर में जो सबसे ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं, मतलब नेट लेवल के, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के। सबसे कम क्वेश्चन अगर आपका है बिल्कुल नेट लेवल के 1-2, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे कम पूछे गए हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 को देखिएगा। बेंजो लाइनेशन ऑफ बेंजीन, सॉरी, यहां पे आप देख सकते हैं अमाइन का आपने करवाना है, एंड कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ। बेसिकली है क्या यहाँ पे भाई, अगर आप इसको समझते हैं, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे C6H5 बेंजो लाइन, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि C डबल बॉन्ड O हो गया एंड यहाँ पे आपका Cl हो गया। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी एमाइंस के साथ, अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं प्राइमरी एमाइंस के साथ, तो ये यहां अटैक करता है, ये यहां अटैक करता है, ये यहां अटैक करता है, और क्लोरीन यहां से बाहर निकल जाता है। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है स्टूडेंट, किसकी फॉर्मेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगी, C6H5 C डबल बॉन्ड O NH, है ना। यहां पे आप लिख सकते हैं इसको NH एंड R, इस टाइप की फॉर्मेशन हो जाती है ना। इस टाइप की फॉर्मेशन आपका
यहाँ पे हो जाती है। तो ये बोल रहा है कि ये किस मीडियम में करवाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, है ना। इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, बोथ एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडियम, दोनों मीडियम में आप इसको करवा सकते हैं। बोथ एक्वस एंड नॉन एक्वस मीडियम, दोनों में आप इसको करवा सकते हैं। तो अगेन याद रखने वाला, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकता मैं। यस, ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, लेकिन वेरी इजी। If a proton is linked to some electronegative element in the form of hydrogen bond, absorption will occur। स्टूडेंट आप सभी को पता है भाई, अगर मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन अगर आपका नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप सभी को पता है, अगर ये क्या करेगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और उतना ज्यादा ही ये डीसिल्डेड महसूस करेगा, उतना ज्यादा ही ये आपका डीसिल्डेड होगा, उतना ज्यादा ही आपका डीसिल्डेड होगा। और डीसिल्डेड को ही आप डाउन फील्ड भी बोल सकते हैं, डीसिल्डेड को ही आप डाउन फील्ड भी बोल सकते हैं। तो अगर आपने प्रोटॉन को किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगाया, तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, तो इससे जो ये प्रोटॉन है ये डीसिल्डेड होगा, इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, और डीसिल्डेड को ही आप डाउन फील्ड भी बोल सकते हैं, डीसिल्डेड को ही आप डाउन फील्ड भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा भाई, हाउ मेनी 1H NMR सिग्नल्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फ्लोइंग कंपाउंड। तो देखो स्टूडेंट, ये कार्बन, इस कार्बन पे जो ये तीनों मिथाइल लगे हुए हैं, इसके ऊपर जो प्रोटॉन है ये तीनों, ये भी ए टाइप के प्रोटॉन है, ये भी ए टाइप के प्रोटॉन है, ये भी ए टाइप के। तो जो 9 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं HA टाइप के, उनका आपको एक सिग्नल देखने को मिलेगा। उसके बाद देखो यहां पे आप जो ये दूसरे नंबर पे देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है एंड ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये आपका बी टाइप का होगा। क्यों? देखो ये ऐसे कार्बन पे लगा हुआ जिससे नेक्स्ट कार्बन पे आपका ऐसा 3 डिग्री कार्बन लगा हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये HB टाइप के, तो ये जो दो आपको ब्लू कलर वाले प्रोटॉन नजर आ रहे हैं, इनका एक सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा ये वाले जो प्रोटॉन है, ये वाला प्रोटॉन एंड ये वाला प्रोटॉन, ये HC टाइप के प्रोटॉन होंगे। अब कहोगे जी ये सिमिलर क्यों ना, अगर यहाँ पे CH3 होता फिर HB एंड HC इक्वल होते, बट यहाँ पे देखो ये वाला जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, ये वाला जो ग्रुप है वो डिफरेंट है, इसलिए ये HC टाइप का प्रोटॉन होगा, 3 टाइप का। तो दो हाइड्रोजन, दो HC वाले प्रोटॉन अपना अलग सिग्नल देंगे। और अब हमारे पास बच गया है लास्ट ये वाला, ये जो CH3 है, ये जो 3 प्रोटॉन है ना, इसको आप D टाइप का बोल सकते हैं। तो ये जो 3 प्रोटॉन होंगे D टाइप वाले, ये एक सिग्नल देंगे। तो यहां पे आपसे पूछा था कि बताइए हाउ मैनी 1H NMR सिग्नल, तो कितने होंगे भाई 1H NMR सिग्नल? 4 होंगे। कितने होंगे 1H NMR सिग्नल? 4 होंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी इजी क्वेश्चन। 81 द नाइट्रोजन एटम इन पिरिडीन, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? तो ये देखिएगा स्टूडेंट, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका होता है पिरिडीन, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, और ये इसके पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि पिरिडीन में जो नाइट्रोजन एटम होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट देखो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर, है ना। तो 2 सिग्मा प्लस में 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा हो 1 लोन पेयर हो, तो आपका स्टेरिक नंबर 3 होता है। और जब स्टेरिक नंबर 3 होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी स्टूडेंट? यहां पे जो ये नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। और आप सभी को पता है कि पिरिडीन एरोमेटिक नेचर का होता है। अगर ये एरोमेटिक नेचर का है तो सभी एटम कैसे होंगे? प्लेनर होंगे। वहां से भी आप आइडिया लगा सकते थे कि यस, जो नाइट्रोजन एटम होगा पिरिडीन में वो प्लेनर होगा, यानी कि वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन रही होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रही होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 82 अगेन पूछा गया है आपका पिरिडीन से रिलेटेड ही। ये आपसे पूछा गया है, पिरिडीन हैज अ डीलोकलाइज्ड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल कंटेनिंग। तो देखिए अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, अगेन मैं आपको पिरिडीन की स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूं। ये एक डबल बॉन्ड,
ये एक डबल बॉन्ड और ये एक डबल बॉन्ड। आपसे पूछ रहे हैं कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं डीलोकलाइजेशन में, कितने। स्टूडेंट आप अगर देखेंगे ये वाला डबल बॉन्ड भी इन्वॉल्व होता है, ये वाला डबल बॉन्ड भी इन्वॉल्व होता है, और ये भी। जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है कॉन्जुगेशन में। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी डबल बॉन्ड लगा हुआ है। वहीं पे अगर आपके पास स्टूडेंट पायरोल होता, पायरोल है ना, वहीं पे अगर आपके पास पायरोल होता, ये आपका पायरोल होता है, ये यहां पे, ये यहां पे, तो जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर आप देख पा रहे हैं ये आपका कॉन्जुगेशन का पार्ट होता। बट यहां पे जो ये नाइट्रोजन है इसके साथ ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये 3 पाई बॉन्ड ही डीलोकलाइजेशन का पार्ट होंगे, और 3 पाई बॉन्ड का मतलब होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। 3 पाई बॉन्ड का मतलब होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, pyridine has a delocalized pi molecular orbital containing 6 electron। क्या आएगा करेक्ट आंसर? 6 इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा भाई, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। Which of the following cannot be detected with the help of UV absorption spectra? स्टूडेंट यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी नेट लेवल का, तो सबसे पहला ऑप्शन है फंक्शनल ग्रुप। यस स्टूडेंट, आप फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जैसे भाई आप ये पता करना चाह रहे हैं, देखो एक तो कहानी ये है, मान लीजिए भाई आपने इसमें एक पूरा न्यूमेरिकल्स आता भाई, देखो है ना, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक न्यूमेरिकल्स निकलता है पूरा, और वहां पे आपको ये पढ़ाया जाता है भाई कि आपके पास की सिस डाइईन है या ट्रांस डाइईन है, उसको लेके वैल्यू बताई जाती है कि भाई इसकी 214 होती है और इसकी 254 या ऐसे ट्रांस वाले की साइज ज्यादा होती है, मतलब ऐसे ऐसे करके वैल्यू बताई जाती है। अब वहां पे अलग अलग क्या लगे हुए होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो वहां पे भाई आपका किस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट, जैसे OR लगा हुआ है तो उनकी वैल्यू ऐड होती है। कहने का मतलब यह है कि यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से आप फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्जुगेशन, भाई कॉन्जुगेशन के लिए तो बनाई ही है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि भाई सबसे नीचे होता है सिग्मा, उसके बाद होता है पाई, उसके बाद होता है डेल्टा, उसके बाद होता है डेल्टा स्टार, उसके बाद होता है पाई स्टार, उसके बाद होता है सिग्मा स्टार। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन के बारे में ही तो डिस्कस किया जाता है। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होता है उतना ही आपको वेवलेंथ का ऑर्डर देखने को मिलता है ना, उतना ही। तो कॉन्जुगेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने आपको बताया भाई, सिस ट्रांस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आप कैसे भी रिलेट नहीं कर सकते, कैसे भी डिटेक्ट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, विद द हेल्प ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा भाई, ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, नेट का ही प्रीवियस ईयर है, एंड ये आपका बेसिकली फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेट करता है। ये कह रहा है कि बॉन्ड लेंथ ऑफ Cn पॉजिटिव इज दिस। तो आपको बतानी है द पोजीशन ऑफ सेकंड लाइन इन द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम, है ना। तो ये आपको क्या करना है, पोजीशन ऑफ सेकंड लाइन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट यहाँ पे जो सेकंड लाइन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम होता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका डेल्टा E इज इक्वल टू, जो एनर्जी का गैप होता है वो 4b के इक्वल होता है, और इस b की जो वैल्यू होती है आपका वो होती है h, है ना। यहाँ पे आपका आ जाता 8 पाई स्क्वायर c इंटू में r, c इंटू में i, क्या c इंटू में i। तो ये वाला फार्मूला होता है। देखिए अब यहां पे हमें किस किस की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, ये i निकालना पड़ेगा, और इस i का फार्मूला होता है म्यू रिड्यूस्ड मास इनटू में r का स्क्वायर, रिड्यूस्ड मास इनटू में r का स्क्वायर। अब रिड्यूस्ड मास कैसे निकालें भाई, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे r की वैल्यू देख लीजिए, क्या भाई r की वैल्यू 0.129 नैनोमीटर में गिवन है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट, नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग इतनी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी मीटर में। तो ये आपके पास रेडियस आ गई। रिड्यूस्ड मास कैसे निकाला जाता है, कार्बन का 12 होता है, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे ऐड करते हैं,
नीचे आपका ऐड करते हैं, यहां से आपका रिड्यूस्ड मास आएगा, बट ये एटॉमिक मास यूनिट में होगा और इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1.67 इंटू में 10 की पावर 9 1.31 तो ये आपका केजी में आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, केजी में। तो यहां से देखिए स्टूडेंट, आपका रिड्यूस्ड मास आ चुका है ना, ये आपका रिड्यूस्ड मास आ चुका है, ये आपके पास रेडियस है, इन दोनों को यहां पे इस फार्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आपके पास आई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे ही आप ये वाली आई की वैल्यू यहां पुट करेंगे, फिलहाल ये मीटर में आएगी भाई, ये बात ध्यान रखना, फिलहाल ये मीटर में आएगी, ठीक है। तो मीटर से आप इसको लेके जा सकते हैं। तो भाई ये आपका, मेरे हिसाब से मैंने थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पे एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ भाई कि वैल्यू यहाँ पे मैंने सही मेंशन की है या नहीं की है। मास, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो सही है ये, फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस भाई, थोड़ी सी मिस्टेक थी, जब भी मुझे लग रहा था। पहली बात तो यहाँ पे प्लस का नहीं आएगा, नहीं तो इतना किलो में तो मास बहुत ज्यादा हो जाता है ना, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, तो ये वैल्यू इतनी निकल के आती है भाई, ये वैल्यू आपका इतनी निकल के आएगी। अगर आप इसको देखेंगे, सोल्व करेंगे, मैं आपको बता देता हूं भाई, जो आपके पास ये वैल्यू आएगी, सिर्फ ये रिड्यूस्ड मास जो आएगा कैलकुलेशन के बाद, वो आएगा आपका 10.7 इंटू में 10 की पावर -23 केजी। और जब आप इस रिड्यूस्ड मास की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10.7 इंटू में 10 की पावर -27, इसकी मल्टीप्लाई जब आप करेंगे किसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 1.29 इंटू में 10 की पावर -10 का स्क्वायर से। तो आपके पास जो आई की वैल्यू निकल के आएगी, मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूं ताकि आप भी एक बार वेरीफाई कर ले। तो आई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17.85 इंटू में 10 की पावर -47 केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर इनवर्स, ये वैल्यू। अब इस वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे स्टूडेंट, आप पुट करके देख लीजिएगा, तो ये देखो ये इससे 2 टाइम्स चला जाएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आई बात? तो भाई आपको यहाँ पे बॉन्ड लेंथ गिवन थी नैनोमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट किया। कार्बन और नाइट्रोजन है, इसका रिड्यूस्ड मास निकाला किलोग्राम में, तो ये आया। इस फार्मूला में पुट किया, म्यू इंटू में आर स्क्वायर, यहां से आई की वैल्यू आई, और आई की वैल्यू यहां पे पुट की इस फार्मूला में। एस फ्लैंक्स कांस्टेंट होता है पता है, सी लाइट स्पीड ऑफ लाइट होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। इन सभी को सोल्व करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 इज द वेरी इजी क्वेश्चन। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगी। स्टूडेंट आप सभी को पता है, देखो जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां पे देखो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। और यहां पे देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो निकल के आता है, तो इसमें जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 3 नजर आ रहे हैं, मतलब कि देखो 1 से 2 के बीच में होता है। ना तो ये परमानेंट आपका डबल बॉन्ड होता है, ना ही ये परमानेंट सिंगल बॉन्ड होता है। बट इसमें देखेंगे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा यहां पे अट्रैक्शन होगी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ओवरलैपिंग होगी, उतना डिस्टेंस कम होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन 86। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस? इसके लिए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है? स्टूडेंट पहले आप देखो, ये बेसिकली ब्यूटाइल है, 1 2 3 4, एक ये फॉर्म बन सकती है 1 2 3 4, है ना, ये बन सकते हैं। अब आप देखो इसको आप क्या कर सकते हैं भाई, एक क्लोरीन आपने यहां लगा दिया, है ना, एक क्लोरीन आपने यहां लगा दिया, ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर आ गया। उसके बाद सिर्फ स्ट्रक्चरल पूछे, 1 2 3 4, एक क्लोरीन आपने यहां पे लगा दिया, ये क्लोरीन यहां लग गया, तो कितने हो गए भाई, 2 हो गए, एक ये वाला एक ये वाला। एक क्लोरीन आपने यहां लगा दिया, ठीक है, और अब इन तीनों कार्बन में से किसी पे लगाइए, एक ही बात होती। उसके बाद एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये वाला कार्बन, और एक क्लोरीन आपने यहां पे लगा दिया, एक क्लोरीन आपने यहां पे लगाया, ठीक है। तो देखो कुल मिला के 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों आपस में पोजिशनल आइसोमर हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इन अ कार्बन चेन वो सेम है, यहां पे भी 4 यहां पे भी 4। तो जब
नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो पेरेंट चेन में और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए तो ये दोनों जो है ना पोजिशनल आइसोमर होते हैं। ये दोनों आपका पोजिशनल आइसोमर होते हैं। और ये देखो इन दोनों की बात करोगे, पेरेंट चेन में कार्बन के एटम हो गए हैं तो ये दोनों चेन आइसोमर होते हैं। कैसे होते हैं ये दोनों? चेन आइसोमर। तो भाई देखो यहां पे बेसिकली इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगर आपके पास प्रोपाइल हो, प्रोपाइल मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। प्रोपाइल शो करता है 2 आइसोमर स्ट्रक्चर। ब्यूटाइल जो होता है, ब्यूटाइल वो शो करता है 4। और जो पेंटाइल होता है, पेंटाइल वो शो करता है इन दोनों की मल्टीप्लाई 8। समझ में आई बात? इसी प्रकार अगर आपके पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन तो ब्यूटेन शो करता है 2 ज्योमेट्रिकल, 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर। पेंटेन करता है 3, पेंटेन करता है 3 और हेक्सेन करता है इन दोनों का सम। कितना? 3 + 2 5। याद रखिएगा स्टूडेंट। तो इसको आप क्या बोल सकते थे? ब्यूटाइल बोल सकते थे, है ना। ब्यूटेन कब होता? जब ये C4H10 होता तब ये ब्यूटेन होता। एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन लगा दिया तो ये ब्यूटाइल बन गया, ब्यूटाइल। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई रोल नहीं होता, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का कोई रोल नहीं होता, केमिकल टेस्ट का कोई रोल नहीं होता। जो पोलैरिमीटर आपके पास होता है उससे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहां पे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उससे आप उसकी R कॉन्फ़िगरेशन, S कॉन्फ़िगरेशन, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन को पता कर सकते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन का पता करने से आप ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पोलैरिमेट्री का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पोलैरिमेट्री का। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा। वैसे तो यहां पे डबल बॉन्ड होना चाहिए भाई, अगर डबल बॉन्ड ना होता तो ये आंसर करेक्ट इनकरेक्ट होता, बट यहां पे डबल बॉन्ड आएगा बाय मिस्टेक। यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है क्वेश्चन पेपर में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक? तो ये देखो 1 और 2, 2 डबल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड पूरा कंपाउंड साइक्लिक, यानी कि ये 4n pi इलेक्ट्रॉन को, इसके पास कितने हैं? 4 pi इलेक्ट्रॉन है। पूरा कंपाउंड साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है और 4 pi इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये तो एंटी एरोमेटिक होगा, ये तो एंटी एरोमेटिक। यहां पे देखिए इस स्ट्रक्चर में ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज आ जाए तो वो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के जो कि होमो एरोमेटिक में आते हैं, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। तो ये आपका नॉन एरोमेटिक रहा होगा, ये आपका नॉन एरोमेटिक होगा। समझ में आई बात? उसके बाद देखो पिरिडीन, अगर यहां पे डबल बॉन्ड होता 1 2 3, पूरे कंपाउंड में कॉन्जुगेशन है, प्लेनरिटी है, साइक्लिक है, सारी बातें हैं। 3 पाई बॉन्ड का मतलब होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं हकल रूल को, और ये आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ये आपका एरोमेटिक होता, लेकिन वो तब होता जब यहां पे डबल बॉन्ड होता। दिस इज COT कोट साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। आपको देखने से लग रहा होगा 4 डबल बॉन्ड है तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, और अगर ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। आपको ऐसा लग सकता है, बट स्टूडेंट रियलिटी में ये कॉम्प्लेक्स नॉन एरोमेटिक नेचर का होता है, क्योंकि इसकी जो रियल स्ट्रक्चर होती है कोट की, कोट क्या क्या कह रहे हो जी आप बार बार? कोट क्या है? साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। कोट का मतलब क्या है? साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन ना, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन। इसकी जो रियल स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट वो ओपन बाथ टब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। ये आपका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगर ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है तो ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक होता है। कैसा होता है ये आपका? नॉन एरोमेटिक होता है। सो यहां पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज सी, बट उसके लिए यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ होना चाहिए था। अगर यहां पे डबल बॉन्ड नहीं होता तो फिर ये नॉन एरोमेटिक होता। तो फिलहाल मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, तब जाके इसका करेक्ट आंसर सी बनेगा, तब जाके इसका करेक्ट आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 89। Which of the following will undergo substitution in ortho and para position rather than meta position? ये कह रहे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो, बताइए किस ऑप्शन में ऐसा पॉसिबल है? स्टूडेंट आप सभी को पता होगा, सबसे पहला ऑप्शन देखिए, ये आपका बेंजीन और यहां पे लगा हुआ नाइट्रो। तो आप सभी को पता होगा जो नाइट्रो होता है ये क्या करता है? ऑर्थो से एंड आपका है ना, ऑर्थो एंड पैरा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर लेता है।
NO2 जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि ये मेटा पोजीशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता नहीं है, क्योंकि NO2 -m शो करता है। -m से ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे थ्रू कॉन्जुगेशन ना, कॉन्जुगेशन मीजोमेरिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कहां पे लगता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही लगता है। मीजोमेरिक इफेक्ट जो है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लगता है, मेटा पे नहीं है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। कहने का मतलब ये है कि मेटा जो पोजीशन है, यहां पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। अगर यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो यहाँ पे अटैक जो होगा, सब्स्टिट्यूशन जो होगा, वो मेटा पोजीशन पे होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है -m वाला तो मेटा डायरेक्टिंग, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है थ्रू रेजोनेंस, है ना, तो वो होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो देखो नाइट्रोबेंजीन तो हो नहीं सकता, बेंजल्डिहाइड की बात करेंगे ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में भी आप देखेंगे क्या लगा हुआ होता है स्टूडेंट? C डबल बॉन्ड OH। क्या लगा हुआ होता है? C डबल बॉन्ड OH। ये भी आपका किसके तौर पे काम करता है? -m के तौर पे। बेंजोइक एसिड इज ऑल्सो मेटा डायरेक्टिंग। क्यों? क्योंकि ये भी आपका किसके तौर पे काम करता है? -m के तौर पे। अब ऑप्शन बच गया हमारा, ऑप्शन नंबर बच गया हमारा B, और वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, है ना। एसिटा एनिलाइड्स करके इसको बोला जाता है भाई। इसकी स्ट्रक्चर देखिए क्या होती है। देखो ये आपके पास यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे होता आपका NH, और यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड OCH3, C डबल बॉन्ड OCH3। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये आपका बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच जो भी एटम है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये +m का काम करेगा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसीलिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर B में दिखाई देगा, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये +m के थ्रू अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन। टोलुइन को कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड में, तो बताइए कौन कौन कर सकता है टोलुइन को बेंजल्डिहाइड? तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका टोलुइन होता है और इसको बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो भाई वेरी फेमस नेम रिएक्शन दैट इज इटार्ड ऑक्सीडेशन। तो इटार्ड ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं? Cr2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करते हैं, और इससे जो आपका बनता है दैट इज इटार्ड ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोला जाता है? आपका इटार्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, वेरी फेमस। नेट जून 2023 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, बट उन्होंने इसका मैकेनिज्म पूछा था। स्टूडेंट, क्रोमाइल क्लोराइड तो कर ही सकता है, MnO2 भी कर सकता है, एंड ये वाला ग्रुप भी कर सकता है। तो ये तीनों के तीनों टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड वेरी फेमस है, इटार्ड ऑक्सीडेशन। ये वाला भी क्या करेगा भाई? इसको CH3 को पहले ये क्या करता है ना, इसकी खास बात क्या होती है MnO2 की, कि जो आपका बेंजाइलिक CH होता है ना, MnO2 क्या करेगा भाई यहाँ पे? इसकी खास बात क्या होती है कि जो बेंजाइलिक CH है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, उसको ये बेंजाइल अल्कोहल बना देगा। अगर बेंजाइल अल्कोहल बन गया और फिर से आप इसकी रिएक्शन MnO2 के साथ करवाएंगे, अब ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड के अंदर, है ना। ऐसा ही सेम काम आपका B भी करेगा, मतलब A भी कर सकता है, B भी कर सकता है और C भी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा D। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा D, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों के तीनों टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, एसिड कैन बी रिड्यूस्ड इनटू कीटोन बाय। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। ये आपके पास कोई एसिड है C डबल बॉन्ड O एंड आपका OH। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ, ऑर्गेनोलिथियम, तो यहां पे पता है डेल नेगेटिव होता है, यहां पे डेल पॉजिटिव। सबसे पहले क्या हुआ? एसिड बेस रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन। तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया एंड यहाँ पे आपका लिथियम पॉजिटिव आ गया। उसके बाद क्या होता है? ये जो R नेगेटिव है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करता है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, इस जगह पे ऊपर जाएगा, उसके बाद ऊपर से ये नीचे आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया भाई? O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ ऑलरेडी O के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, एंड यहाँ पे आपका ये आपका R हुआ, एक और आ गया। उसके बाद अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं H पॉजिटिव के साथ, तो ये भी आपका कन्वर्ट हो जाएगा OH में, ये भी OH में कन्वर्ट हो गया।
ये भी आपका OH में कन्वर्ट हो गया और ये भी आपका R में कन्वर्ट हो गया। अगेन जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे H पॉजिटिव के साथ तो ये क्या करेगा भाई, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा यहां से। अब ये एक काफी बेटर लिविंग ग्रुप होता है, यानी कि देखिएगा R, ये आपका OH हो गया। अब इसने जब किया तो ये कुछ ऐसा बन गया भाई, ये कुछ ऐसा बन गया और ये आपका R। अब ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर यहां डोनेट करेगा और ये वाला जो ग्रुप है वो वाटर बाहर निकल जाएगा। किसकी फॉर्मेशन हो गया, आपका R एंड C डबल बॉन्ड OH एंड आपका R। अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके बाहर निकलेगा और किसकी फॉर्मेशन कर जाएगा, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी स्टूडेंट, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखो ये जो होता ना एसिड, सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता भाई, है ना, वैसे लेस रिएक्टिव होता, क्या करता, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता, ये भी इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता, ये भी इसको बेसिकली 3 डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर देता। तो लेकिन जो ऑर्गेनोलिथियम होते हैं, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, वो फेमस है एसिड को रिड्यूस करने के लिए कीटोन में। स्पेशली अगर आपको कीटोन चाहिए तो फिर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा, which among the following compound will react with NBS, CCl4 and light? NBS, N ब्रोमोसक्सिनामाइड। स्टूडेंट NBS की जब आप रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो यहां से निकलता है Br रेडिकल, और ये जो Br रेडिकल है ये अलाइलिक या बेंजाइलिक जो हाइड्रोजन होता है ना। क्या खास बात है इस रिएक्शन की, NBS लाइट की खास बात क्या होती है, अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे आपका Br रेडिकल जाके लगता है। तो देखो ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, ये आपका अलाइलिक कार्बन है, अलाइलिक कार्बन, बट इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये यहां रिएक्ट नहीं करेगा। ये आपका बेंजीन, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, और इस बेंजाइलिक कार्बन पे भी कोई प्रोटॉन अवेलेबल नहीं है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं है। ये आपका कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, अलाइलिक हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, अगर आप इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता आपका वो ये बनता कि यहां पे आपका Br अटैक करता एंड CH एंड CH2। खास बात क्या होती है स्टूडेंट, इसकी जो खास बात होती है NBS एंड लाइट की या Br2 या लाइट की, जो Br रेडिकल अटैक करता है वो अलाइलिक कार्बन पे जो CH होता है हाइड्रोजन हट जाता है और वहां पे आपका Br लग जाता है। वेरी फेमस, इसको पढ़ाया जाता है काफी अच्छे तरीके से, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर C। ऐसा होता क्यों है भाई, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबलाइज रेडिकल होता है। देखो ये तो यहां से बेंजीन से भी स्टेबलाइज, इससे भी स्टेबलाइज, तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, विच अमंग द फ्लोइंग ग्रुप इज नॉट रिड्यूस्ड बाय BH3? BH3 के द्वारा कौन रिड्यूस नहीं होगा स्टूडेंट, एल्डिहाइड, सॉरी कीटोन को वो रिड्यूस, ये आपका एल्कीन को रिड्यूस कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देगा, सबको रिड्यूस कर सकता है। बट यहां पे आप देखेंगे जो B है NO2 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये है ना इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का रिएजेंट होता है भाई। ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये बेसिकली क्या NO2 को रिड्यूस नहीं करता है। कोई भी अगर आप स्टैंडर्ड बुक देखेंगे वहां पे इजिली इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। ये देखिए इसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अगर मैं आपको रिएजेंट की क्लास में लेके चलूं, एक बार देखिएगा, अगर मैं आपको रिएजेंट की क्लास में लेके चलता हूं भाई, ये सारे टॉपिक्स है ना कोर्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो मैंने डिबाल एच के बारे में पढ़ाया हुआ है, डिबाल एच के साथ साथ मैंने एक बुक का रेफरेंस भी यूज किया हुआ है। तो अभी वही रेफरेंस आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे वही रेफरेंस दिखा जाएगा, ये आप देख सकते हैं भाई, ये आप देख सकते हैं रेफरेंस। तो यहाँ पे देख लो कि सिलेक्टिविटी इन BH3THF रिडक्शन, तो ये देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को फास्ट रिड्यूस करेगा और ऑर्गेनोबोरेन बना देगा। ये आपका आ गया जी एस्टर, इसको स्लो करता लेकिन कर देता है। बट यहां पे अगर आप देखेंगे RNO2 के साथ नो रिएक्शन, एसिड क्लोराइड के साथ नो रिएक्शन, ये जो आप देख रहे हैं सोल्ट ऑफ एसिड, इसके साथ भी नो रिएक्शन, इसके साथ भी नो रिएक्शन, है ना। तो ये समझ में आ रही बात आपको, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वेरी फास्ट रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज ऑप्शन नंबर B। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा, एसिटिक अनहाइड्राइड इज यूज्ड इन, एसिटिक अनहाइड्राइड का यूज कहां किया जाता है
स्टूडेंट देखो ए में बी में दोनों जगह किया जाता है, लेकिन परकिन ऑक्सीडेशन, परकिन रिएक्शन जो होती है वहां पे तो पक्का किया जाता है भाई। मैं आपको रेफरेंस में दिखा देता हूं। अगर आपको यह बात कंफर्म हो गई कि एसिटिक अनहाइड्राइड का यूज किया जाता है परकिन रिएक्शन के अंदर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 तो पक्का ठीक होगा, पक्का ठीक होगा। और कहीं कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जहां पे आपका सी गिवन हो, और कोई ऐसा ऑप्शन गिवन ही नहीं है जहां पे आपका सी गिवन हो। तो एसिटिक अनहाइड्राइड का यूज किया जाता है रिएजेंट इन परकिन रिएक्शन। आइए इसका रेफरेंस मैं आपको दिखाता हूं। स्टूडेंट ये देखिएगा, ये है आपका बेंजल्डिहाइड। जब आप बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड से, दिस इज एसिटिक अनहाइड्राइड स्टूडेंट, ये क्या आपका, ये है बेंजल्डिहाइड और ये है एसिटिक अनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, आपका सिनामिक एसिड, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सिनामिक एसिड। प्रॉपर आप यहां पे मैकेनिज्म भी देख सकते हैं। बेंजल्डिहाइड सबसे पहले क्या होता है, ये जो एसिटिक अनहाइड्राइड है बेस के साथ रिएक्शन करवाने पे ये बनाएगा, उसके बाद ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा, ये यहाँ से यहाँ ये बनेगा और इसको ये दिया जाएगा। तो किसकी फॉर्मेशन होती है, सिनामिक एसिड की। इसको क्या बोला जाता है, परकिन कंडेंसेशन। इस रिएक्शन का जो नाम होता है दैट इज परकिन कंडेंसेशन। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये देखो, अगर आपको सिर्फ ये पता था कि एसिटिक अनहाइड्राइड का यूज किया जाता है रिएजेंट इन परकिन रिएक्शन, इसका मतलब 3 वाला ठीक है और 3 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो भाई इसका एसिड आपका जो देख सकते हैं एसिटाइलेटिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है। समझ में आ रही बात। फोर्थ के तौर पे मिथाइलेटिंग एजेंट के तौर पे यूज नहीं किया जाता क्योंकि एसिटिक हाइड्राइड में आपका 2 कार्बन अवेलेबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन नंबर सी। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 95, द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट ऑफ कार्बोनिल एब्जॉर्प्शन इन द साइक्लोहेक्सेन। तो क्या बनाओ भाई, साइक्लोहेक्सेन एंड आपसे बोला है कि कार्बोक्सिल, यहां पे एल्डिहाइड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, एल्डिहाइड की। तो भाई एल्डिहाइड के लिए जो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका 1730 के आसपास होती है, 1725। ठीक है, तो 1730 के आसपास होती है। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये आपका नेट का PYQ है, CSIR नेट में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। The frontier orbital interaction involved in the formation of carbocation intermediate reaction of isobutylene and आपका HCl। तो ये देखो, इसको आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं भाई, ये आपके पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है। जब हम इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाते हैं तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डोनेट करता है और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है भाई, जब ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे एक जगह क्लोरीन आ जाता है, एक जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है। स्टूडेंट अब खास बात क्या होती है, यहां पे इस टाइप की रिएक्शंस में जो अल्कीन होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम करता है, एंड HCl जो होता है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से डोनेट करता है और ये अपना सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करता है, ये आपका सिग्मा स्टार में एक्सेप्ट करता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी कि पाई ऑफ ओल्फिन एंड सिग्मा स्टार ऑफ HCl एंड सिग्मा स्टार ऑफ HCl। अगर मैं इसके लिए भी आपको रेफरेंस दिखाऊं भाई, इसके लिए भी आपको रेफरेंस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं आएगी। तो इसके लिए अपने को चलना पड़ेगा GOC में मैंने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में, GOC में इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सारे रेफरेंसेस देखो भाई, ये चीज देख सकते हो। इथाइलिन है आपका, ऑर्बिटल इंटरेक्शन ब्रोमीन के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पे अब देखना इसके बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी होगी, अभी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी, अभी आएगा भाई, आया नहीं है। एक मिनट रुको भाई, मैं चेक कर रहा हूं। ये देख सकते हैं भाई, ये रहा कंसेप्ट, ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। अल्कीन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना, क्या लिखा हुआ है, अल्कीन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल थ्रू पाई बॉन्ड
और ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डोनेट करेगा H पॉजिटिव को तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे यही बात आपका यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। और इसके ऊपर भाई ये बिल्कुल है ना सेम टू सेम, ये बिल्कुल सेम टू सेम आपका प्रीवियस ईयर है, मैं आपको बता रहा हूं। तो PYQ सीरीज की जो PDFs हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। शायद दिसंबर 16 का क्वेश्चन है, दिसंबर 16। रिएक्शन मैकेनिज्म में मिलेगा फिर ये आपको, रिएक्शन मैकेनिज्म में सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, सारी चीजें अवेलेबल है बहुत ही अच्छे तरीके से। पार्ट 2 में मिलेगा। दो बार पूछा, मैं ये भी बता रहा हूं, एक बार BR2 के लिए पूछा था, पता नहीं भाई कौन से लेक्चर में मैंने पढ़ाया है ये तो कंफर्म है कि मैंने कहीं ना कहीं तो पढ़ाया है इसको। मेरे को तो भाई GOC के लेक्चर्स में ही लग रहा था, ये GOC में होना चाहिए। चलिए भाई कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे तो कोई लेक्चर दिखाई नहीं दे रहा था, तो एक बार लास्ट ट्राई कर लेते हैं, अगर मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। बाकी मुझे यकीन है कि मैंने पढ़ाया तो मिलेगा पक्का। चलो भाई किसी ने किसी ईयर में जरूर करवाया लेकिन मिल नहीं रहा, कोई बात नहीं, ये नेट का PYQ आप जाके चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 97 नंबर, विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA। देखिए भाई 3 बेस तो कॉमन होते हैं दोनों में, AG है ना, एडानिन, ग्वानिन एंड आपका साइटोसिन, ADC। जैसे मैंने इसके लिए भाई थोड़ी सी एक ट्रिक भी बनाने की कोशिश की हुई है, ADC, तो ADC की जगह AGC करना है, AGC। ये 3 कॉमन होते हैं है ना। ADC होता है ना आपका भाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर आप बोल सकते हैं, तो AGC, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये तीनों कॉमन होते हैं, दोनों में कॉमन होते हैं। अब बच गए भाई आपका थाइमिन एंड यूरासिल। इसके लिए ट्रिक ये बना रखी है, देखो RNA में R आ रहा है और DNA में D आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में R बाद में आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में R बाद में आता है, ठीक है। इसी प्रकार एक है यूरासिल और एक है थाइमिन, तो STU, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में T बाद में आता है, सॉरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में U बाद में आता है, R बाद में आता है तो U बाद में आता है, यानी कि यूरासिल प्रेजेंट होता है RNA में, यूरासिल प्रेजेंट होता है RNA में, और DNA में थाइमीन प्रेजेंट होता है। तो ट्रिक क्या है, AG सुनते हो है ना, ये भी तो चलता है ना आजकल ट्रेंड में, AG सुनते हो तो AGC, ये होते हैं कॉमन RNA DNA में, लेकिन यूरासिल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में U बाद में आता है और R भी बाद में आता है, इसलिए RNA के अंदर यूरासिल होता है और DNA के अंदर थाइमीन होता है। याद रखिएगा ट्रिक भाई, काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 98, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं ये, तो दीज आर एनोमर्स। क्या होते हैं ये, एनोमर्स। एक में OH की पोजीशन अपवर्ड, एक में OH की पोजीशन डाउनवर्ड, इतना सा चेंज होता है दोनों में। अल्फा डी साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होती है, ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, वो एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, डी। तो ये देखिएगा भाई आपका ब्यूरेट जो टेस्ट है इज नॉट गिवन बाई। ब्यूरेट टेस्ट वो शो करते हैं जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट हो, जहां पे पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट हो। यूरिया में पेप्टाइड लिंकेज होती है, पॉलीपेप्टाइड्स में तो पेप्टाइड लिंकेज होती है, प्रोटीन्स तो बनते ही पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू हैं, बट कार्बोहाइड्रेट्स में आपको ऐसी कोई भी देखने को नहीं मिलती बॉन्डिंग, पेप्टाइड बॉन्ड देखने को नहीं मिलता। अगर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है तो वो फिर आपका ब्यूरेट टेस्ट शो करने वाले नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा भाई, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द कंपाउंड विच एक्ट एज ए एंटी पायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक दोनों के तौर पे कौन काम कर सकता है, एस्प्रीन काम कर सकता है, एस्प्रीन। तो स्टूडेंट ये था हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था HPSC के द्वारा 2021 में,
उसका डिटेल सॉल्यूशन। होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और भाई जिसको भी तैयारी करनी है अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे जाके कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपने लिखना है, कोई भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है। बाकी और भी कोई भाई आपको इस पेपर एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे चीजें, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, किस लेवल के आए थे, सिलेबस क्या है, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, है ना। तो सारा करेंगे। और जिस भी बच्चे को भाई तैयारी करनी असिस्टेंट प्रोफेसर की, कोर्स लेके तैयारी स्टार्ट करे, ज्यादा टाइम वेस्ट अपना ना करे। इस क्लास में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।